देखिए, 18 जनवरी 2023 को मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने कुछ लोगों के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे जब मौका मिला मीडिया के सामने तो मैंने कहा कि ये षड्यंत्र है, इसमें से एक भी आरोप अगर सत्य पाया जाएगा तब मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और मैंने अपना स्टेटमेंट कभी बदला नहीं। तब से लेकर के आज तक मैं उसी स्टेटमेंट पर कायम रहा। अब रहा सवाल, मीडिया ने न्यायपालिका ने बाइज्जत बरी किया, और चूंकि अभी मेरे पास या किसी के पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, अभी तक किसी के पास जजमेंट की कॉपी नहीं है, तो हमारे पास केवल इतना है कि मुझे बाइज्जत बरी किया गया, इतना है। और इतना सामने वाले के पास भी है। लेकिन मैंने अपने भाषण में अभी बोल रहा था तो मैंने कहा, मैंने अपने आप को कभी अपराधी नहीं माना और न्यायपालिका ने मुझे बाइज्जत बरी किया। अच्छा, अभी आपने ये कहा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रही है। ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या उच्च न्यायालय पर जा सकते हैं, ये उनका राइट है। इसमें दो राय नहीं कि कोई निचली अदालत अगर अपने फैसले में किसी आरोपी को बरी कर दे तो वह उसके लिए राहत की बात हो सकती। इस लिहाज से देखें तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल इसे अपनी जीत मान सकते हैं कि दिल्ली की राव जेएनयू कोर्ट ने उन्हें और एक अन्य अभियुक्त विनोद तोमर को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। मगर कई बार अदालत में सबूतों की प्रस्तुति किसी मामले में फैसले का आधार बनती है और परिस्थितियों की जटिलता के बीच उसे कसौटी पर भी रखा जाता है। दरअसल घटना की गंभीरता और पीड़ित पक्ष के आरोपों के बीच कानूनी प्रावधानों की तकनीकी बारीकियों का लाभ भले ही किसी आरोपी को मिल जाए, लेकिन न्याय की मांग का सफर कई बार लंबा भी हो सकता है। यही वजह है कि यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद इस मामले में अन्य पीड़ितों ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। सही है कि अदालत का फैसला कानूनी प्रावधानों की कसौटी के मुताबिक हो सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद कई पीड़ित महिला खिलाड़ियों ने आगे आकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। यह साफ होना बाकी है कि एक गवाह के बयान बदल लेने की वजह से क्या बाकी सभी पीड़ित महिलाओं की शिकायत निराधार हो गई? फिर देश में कानूनी प्रावधानों और उनकी व्याख्याओं के बीच कैसे वास्तविक आरोप भी कमजोर पड़ जाते हैं, ये छिपा नहीं है। इसके अलावा आरोपी की पृष्ठभूमि और राजनीतिक हैसियत अगर मजबूत है तो उसके खिलाफ पहले ही किसी शिकायत का सामना आ पाना काफी मुश्किल होता है। अगर शिकायत दर्ज भी हो जाए तो अदालत में उसके टिके रहने को लेकर हमेशा एक संशय बना रहता है। इसमें आरोप और गवाहों के बयान में अस्थिरता एक पक्ष हो सकता है, लेकिन खासा राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आरोपी के सामने एक कमजोर पीड़ित की स्थिति क्या हो सकती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। एक सवाल ये भी है कि ठीक उत्पीड़न के समय ठोस सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान देना किसी भी पीड़िता के लिए कितना संभव। इस मुकदमे में अदालत ने यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली एक नाबालिग पीड़ित के बयान से पलटने और शिकायतकर्ताओं के विरोधाभासी बयानों के आधार पर अपना फैसला दिया। देश में यौन उत्पीड़न के मामलों में अव्वल तो पीड़ित महिला का सामने आ पाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। फिर कानूनी बारीकियों से लेकर आरोपी के रसूख और प्रभाव के बीच अगर वह अपने बयान से पलट जाती है तो यह कई बार पूरी तरह अपनी मर्जी से नहीं होता, और अदालतें भी इसकी तहों में जाने से पहले आमतौर पर नहीं करती। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह एक आम स्थिति है जिसमें पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा तथा उनका संरक्षण हमेशा ही एक कमजोर कड़ी साबित हुई। सही है कि अदालतों के फैसले ही किसी मामले की अंतिम स्थिति को तय करते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि महिला पहलवानों की यौन शोषण के मामले में अन्य पीड़ित अगर उच्च न्यायालय में अपील करती हैं तो क्या निचली अदालत के फैसले, साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया की फिर से समीक्षा संभव हो सकेगी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।